नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी। आज फिर से हम एक और विषय पर डिबेट करने वाले हैं। आरक्षण जो सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है हमेशा से। कोई आरक्षण के लिए मांग करता है, कोई आरक्षण के खत्म करने की बात करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमें आरक्षण में शामिल किया जाए। लगातार बड़े आंदोलन देखने को मिले हैं, अभी भी फिर से वही चीज शुरू हो गई है। आज हम आरक्षण पर ही इसी बात पे डिबेट करने के लिए हमारे पास 3 मेहमान हैं और परिचय सबसे पहले उनका। हमारे साथ हैं एडवोकेट नवीन दुबे जी, हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह जी, जो जनता कॉलेज में बकेवर में अध्यापक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हरीश लोधी राजपूत जी हैं, जो महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज की शुरुआत इसी से ही करेंगे और हमारे स्पॉन्सर भी रू लाइफ और डिजिटल पार्टनर हमारे एडविज। तो शुरुआत करते हैं, पहले आपसे करते हैं शुरुआत। ये सब चल रहा है जो आरक्षण वाला मुद्दा, दिल्ली में भी बड़ी हलचल मची हुई है। क्या आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए या आरक्षण में सुधार चाहिए? तीनों बिंदुओं में आपका क्या मत है? देखिए, पहली चीज ये है कि आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। पर इसमें अवनीश जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, आरक्षण की जरूरत जब संविधान समिति बनी, उस संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भाई देखिए, ऐसा देश आजाद हुआ है, हमारे देश में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बहुत अंतिम पायदान पर खड़ी हैं, उनको कभी कोई पहचान नहीं मिली है, उनको पहचान दिलाई जाए। उसके लिए पर्पस था उनका कि आरक्षण जारी किया जाए, और आरक्षण की व्यवस्था जो थी वो 10 साल के लिए उन्होंने की थी, पहली चीज। उसके बाद ये आरक्षण भारत के अंदर एक वोट लेने का माध्यम बन गया, और वोट लेने का माध्यम बनते बनते आज 79 वर्ष देश की आजादी को हो चुके हैं। हम 80वां अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसके बाद आप स्थिति देखिए, ये है कि देश के अंदर क्या इन 79 वर्षों में उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए दलित को उसका लाभ मिला? उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब और पिछड़े को उसका लाभ मिला? अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदिवासी को उसका लाभ मिला? बिल्कुल नहीं मिला। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा अवनीश जी कि जिस मकसद से आरक्षण को लागू किया गया था, वो पर्पस, वो मकसद, वो उद्देश्य सफलतापूर्वक छोड़िए किसी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ, और उसका दुरुपयोग दबा कर हुआ। दबा सर, आप ये तो कह रहे हैं कि आरक्षण का जो मोटो था, उद्देश्य था, वो मैं प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी अंतिम व्यक्ति, जो दलित व्यक्ति, वहां तक आरक्षण का लाभ पहुंचा नहीं। तो आरक्षण में सुधार होना चाहिए। देखिए, रही बात उसकी कि जो मोटो पूरा हुआ है कि नहीं। जैसे कोई पेशेंट है और उसको पूछा जाए कि कोई सुधार हुआ है कि नहीं, तो ये पेशेंट बता पाएगा कि ये आम जनता या कोई दूसरा उसका साथी बता पाएगा कि उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे दुबे जी बता रहे हैं, तो दुबे जी थोड़ी बता पाएंगे कि उसका मोटो पूरा हुआ है कि नहीं, या उससे फायदा हुआ है कि नहीं समाज को। ये तो उसी समाज का व्यक्ति जो बीमार था, कमजोर था, वंचित था, शोषित था, पीड़ित था, वही तो बता पाएगा कि सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है सुधार, आप बताओ। हाँ बिल्कुल, उससे जो भी डेवलपमेंट समाज में SC ST OBC में जो दिखाई दे रहा है, वो सब रिजर्वेशन और ये प्रतिनिधित्व की बदौलत है। आज जिनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, आज उनको लड़ावनी पे बैठाया जाता था उस समय, आज वो कहीं उसको कुर्सी मिली है, चाहे किसी कर्मचारी के रूप में, किसी IPS के रूप में, IAS के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, या किसी भी अन्य विभाग के अधिकारी के रूप में, इंजीनियर के रूप में। तो आज उसको उसी रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व की बदौलत मिली है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस भारत में सोच बदलने की जरूरत है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे किसी भी जात व वर्ग का हो, उसको संवैधानिक सोच डेवलप करने की जरूरत है। जैसे अभी दुबे जी ने कहा कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, मैं समझता हूं कि हमारे कानून पढ़े हुए लोगों को भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 10 वर्ष का जो रिजर्वेशन था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। एजुकेशन और सर्विस सेक्टर में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट 15 और आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत है। और टिल इक्वलिटी, जब तक देश में समानता नहीं, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से समानता नहीं आ जाती, और सबसे बड़ी है सामाजिक समानता। ये जो रिजर्वेशन है, ये उन लोगों के लिए दिया गया था कि जिनका सदियों तक कास्ट बेस्ड हरासमेंट हुआ, उनको समाज के अंतिम पायदान पर पहुंचा दिया गया। जिनको पढ़ने नहीं दिया गया,
जिन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिन्हें नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई, जिनको समाज में एक इंसान ही नहीं समझा गया, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अवसर था। ये प्रतिनिधित्व हम लोग थोड़े थोड़े समय में बात करेंगे अपनी, है ना, और क्योंकि ज्यादा बातचीत हो सके। हरीश जी, अभी जैसा इन्होंने कहा नवीन जी ने कि आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, ये कह रहे हैं कि पहुंचा है। आपके विचार क्या है इस पे? देखिए, मेरे विचार आरक्षण को लेकर हैं। आरक्षण जो है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको वास्तव में जरूरत है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी पिछड़े समाज से हो। आरक्षण उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वाकई में उसको जरूरत है। ऐसा नहीं जिस परिवार से दादा से लेकर पोतों तक आईएएस बनते रहे, उसी परिवार से वो किसी न किसी का हक तो खा रहे हैं ना, अपने ही समाज का। ये बात तो सही है, कह रहे हैं अपनी ही समाज का हक खा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, अब आप डॉक्टरेट कर चुके, आप प्रोफेसर हैं, मुख्य धारा में आए अथवा नहीं आए, आपके बच्चों को अब आरक्षण की जरूरत है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। अब आप मुख्य धारा में आ चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, टीना डाबी, मैं बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आज आपके इस मंच पर। टीना डाबी के माता आईएएस, पिता आईएएस, क्या जरूरत है टीना डाबी को आरक्षण लेने की? अब जब टीना डाबी आरक्षण लेंगी तो इस देश के अंदर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ दलित व्यक्ति, उसकी हकमारी कौन कर रहा है? क्या सवर्ण कर रहे हैं? उसकी हकमारी अगर कोई कर रहा है तो क्रीमी लेयर पर बैठा हुआ दलित कर रहा है, क्रीमी लेयर पर बैठा हुआ पिछड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव आज पिछड़े समाज से आते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे। क्या जरूरत है आज उनको आरक्षण की अपने समाज के लिए, उनके लिए, खासकर उनके परिवार को? कोई आरक्षित सीट पर अगर आपको दलित को लड़ाना है, मकसद क्या था? आप उस दलित को लेकर आइए ना जो वास्तव में अंतिम पायदान पर खड़ा है। आप लोग, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि दलित समाज के आरक्षण की हकमारी अगर कोई कर रहा है तो सक्षम दलित कर रहा है। पिछड़े समाज के आरक्षण की हकमारी अगर कोई कर रहा है तो वो सक्षम पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जैसे 2 लोग हैं, एक चलिए मान लिया 2 भाई हैं, एक भाई के नौकरी लग गई, आरक्षण का लाभ पाके उनके बेटों की भी नौकरी लग गई, दूसरे भाई की नौकरी नहीं लग पाई बाई चांस, वो अभी भी गरीब है, उसकी नौकरी नहीं लगी, उसके बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे। तो अब आरक्षण का अगर लाभ वो पहला भाई जिसकी नौकरी लग चुकी है, वो दूसरे भाई का हक नहीं मार रहा है क्या? देखिए, इसमें रियल में है क्या कि ये शगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे एक प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो पीएचडी और नेट होगा। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इसलिए है कि उन लोगों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। वो एलिजिबल नहीं होंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं, तो वो पद खाली रह जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि वो मेरे पास, तो देखिए मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बिना डाटा और बिना एविडेंस के बात नहीं करता, मैं हवा में कभी बात नहीं करता। और अभी जैसा कि दुबे जी ने कहा, मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया था कि ब्राह्मणों ने उत्पीड़न किया, मैंने ऐसा कहीं नहीं था। मैं कभी भी किसी जाति पे बात नहीं करता हूं। मैं तो जातिवाद के खिलाफ हूं, तो मैं जाति की बात क्यों करूंगा? हर जाति में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। हम तो आज भी चाहते हैं कि संविधान के अनुसार देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा कायम हो, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता हो, सब लोग मिलकर के रहें। ये क्यों विषमता और क्यों नफरत फैलाई जा रही है बेवजह की आरक्षण के नाम पे? ये पूछ रहे हैं कि अब आप आप प्रोफेसर हो, आपके पास गाड़ी भी है, अच्छी खासी मतलब सैलरी होगी, आपके बच्चे को पढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन दूसरा एक जो दलित है उसके बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या कम अंक पे आरक्षण का लाभ लेके उसे नौकरी पाने का हक नहीं है? देखिए, मैं दुबे जी से कहना चाहूंगा कि यदि सरकार से जुड़े हैं कि लाखों की संख्या में पद खाली हैं, हम उन पद को छोड़ देते हैं, उन पर उन मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग, मोस्ट शेड्यूल कास्ट, जो शैक्षिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, क्यों उनको खाली रखा हुआ, उस पर भर्ती क्यों नहीं करा देते हैं? बिल्कुल नहीं लेगा जो फॉरवर्ड हो गया है। हम तो नहीं, ये सरकार ये पार्टी में नहीं है, इस पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी में ना हो। विशेष ड्राइव चला दे गवर्नमेंट, विशेष ड्राइव, स्पेशल ड्राइव के तहत जो बिल्कुल मोस्ट, जो कहना चाहिए अत्यंत गरीब है, जो बीपीएल है, ऐसे लोगों को ले ले, कौन मना कर रहा है? लेकिन इनको ऐसा करना ही नहीं है। बात यह है कि जो एलिजिबल है उसको रोकना है, और जो नॉट एलिजिबल है हम उसकी बात करना है, जिससे कि वो पद खाली पड़ा रहे। अभी मैं आपको बताऊं, कोई कंपटीशन होता है, कंपटीशन को क्वालिफाई, मुख्य चीज होती है कंपटीशन टेस्ट, उसको प्री और मेन क्वालिफाई करता है। इंटरव्यू में उसे नॉन एलिजिबल एनएफएस कर दिया जाता है एससी को। ये क्या है बताइए भाई? जब वो टेस्ट को, कंपटीशन को क्वालिफाई करके आ रहा है और इंटरव्यू में उसको एनएफएस किया जा रहा है कि योग्य नहीं है, ये जातिवादी मानसिकता नहीं है क्या?
हरीश भाई जवाब देना चाह रहा हूँ। जी देखिए ऐसा है, अभी डॉक्टर साहब ने 2-3 बातें कही। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो ये है, इंजीनियरिंग सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में आरक्षण है अथवा नहीं है। आपने एक बात कही कि नहीं, जो योग्य है उसको आना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि लालू प्रसाद यादव बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव आरक्षण के बहुत बड़े पक्षधर हैं आज तक। फिर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर क्यों जाते हैं? पटना के किसी सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कराते किडनी ट्रांसप्लांट? -40 वाला फिजिक्स पढ़ाएगा। इस देश की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज है अथवा नहीं है, बता दीजिए। दिल पर हाथ रख के, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, इस देश को क्वालिटी के पर पीछे धकेलेंगे आप। मैं ये कहता हूं कि जो जिस एजुकेशन में है, आपने कहा इंटरव्यू में उनको पछाड़ दिया जाए। भाई साहब, इटावा में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं संत कुमार, आपको नाम याद होगा। संत कुमार जी से मेरे बहुत व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे हैं, और संत कुमार जी यूपीएससी की सिलेक्शन कमेटी में हुआ करते थे। इंटरव्यूअर की तरीके से वो बैठा करते थे। तो ये आप कैसे कर सकते हैं कि इस समाज से कोई आदमी आ रहा तो उसको नॉन सुटेबल मान लिया जाता, और इस तरीके की चीजें तमाम आईएएस। ये जो कह रहे हैं कि -40 पे डॉक्टर बन रहे हैं, तो जो इस तरीके की व्यवस्था है चिकित्सा वगैरह, इनमें होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अब तकिया कला सच बोल दो, जब तकिया कला। अगर हाँ भैया, मेडिकल लाइन में या स्वास्थ्य के मामले में जहाँ पे आरक्षण लेकर लोग जाएंगे, क्या स्वास्थ्य सेवा करेंगे? वो कर पाएंगे? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आरक्षण की बात हो रही है, अगर मैं आज की डेट में सफल हूँ, मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या मुझे किसी का हक ले लेना चाहिए? आज मुझे भी क्या हक ले लेना चाहिए? मैं 2 सीटें ले लूंगा अगर मैं 2 बच्चे पढ़ाऊंगा तो। किसी गरीब के 2 बच्चे ये पूछ रहे हैं, जैसे इनका पूछना ये है हरीश भाई का, कि जिन बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, ट्यूशन मिल रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ मिल रहा है, उनको भी लेना चाहिए अभी भी क्या? स्वैच्छिक रूप से छोड़ देना नहीं चाहिए क्या आरक्षण? देखिए, मैं पहली बात आपको ये बताऊं कि ये जो यहाँ बात हो रही है, ये बिना डाटा की बात हो रही है। मेरे पास डाटा है, यदि आप चाहेंगे तो मैं इसी इंटरव्यू में ये डाटा वाला नहीं, ये डाटा वाला सवाल, मेरी बात सुनिए आप, ये मेरी बात सुनिए, ये डाटा वाला सवाल नहीं है। ये इन्होंने पूछा हरीश जी ने कि जिन बच्चों को अच्छा खासा नौकरी, ट्यूशन मिल रही है, कंप्यूटर लैपटॉप है, डाटा कनेक्शन है, सब कुछ है, तो उन्हें क्या स्वैच्छिक रूप से नहीं छोड़ना चाहिए या छोड़ना चाहिए? है क्या उसे आरक्षण? देखिए, मेरी बात सुनिए, इसको नहीं है। सबसे पहले वो छोड़ें जो 3 पीढ़ियों से सुप्रीम कोर्ट पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले वो छोड़ें जिन्होंने हाई कोर्ट में 3-3, 4-4 पीढ़ियों से कब्जा कर रखा है। सबसे पहले वो छोड़ें। अभी आईएएस आईपीएस में हमारा प्रतिनिधित्व 4-5% है, ओबीसी का 8% है। तमाम केंद्र की नौकरियां का मैंने आरटीआई मांगी हुई है। मैं नहीं कह रहा इस बात को, मेरे पास भारत सरकार का डाटा है। पहले जिन्होंने कुंडली मार करके, एक बात बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मंदिरों में जब हम वोट चाहिए तो हिंदू हिंदू करते हैं, मंदिरों में कुंडली मार के एक ही जाति बैठ जाएगी? उसका वहां क्यों नहीं उनको हिस्सेदारी दी जा रही है? वहां उनको हिस्सेदारी, ये कुंडली मार के जो बैठा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में, ये गलत है ना? हाँ गलत है ये सब। सुप्रीम तो कोर्ट आप भी तो वही बात हरीश जी ने कही कि अगर जैसे कोई दलित अगर आरक्षण पाके संपन्न हो जाता है, वो कुंडली मार के बैठ जाता है, तो वो भी तो गलत हुआ ना? उसका भी मैं बता रहा हूं आपको। वो जैसे मान के चलिए, यदि को एक पीढ़ी उसकी, जैसे आज हम प्रोफेसर हो गए, हमारे पिताजी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन आज भी हमारे साथ जातभेद है, हमारे साथ भेदभाव है, हमारे साथ भी कास्ट बेस्ड हरासमेंट है। आज कोई राष्ट्रपति बन जाता है, उसे मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, एक सबसे बड़ी देश की पार्टी, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जब कोई कार्यक्रम होकर के वहां से निकलता है तो वहां शुद्धिकरण किया जाता है। इतनी बड़ी डिग्निटी है, उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी जाति उसका साथ नहीं छोड़ रही। हम तो कह रहे हैं पहले जाति खत्म कर दो, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। तो कह रहे जातिगत भेदभाव तो अभी भी है। मैं 2-3 चीजें कहूंगा। देखिए ऐसा है, आपको शायद जानकारी नहीं है, आप आंकड़े की बात कर रहे थे। दक्षिण भारत के मंदिरों में आप चले जाइए, तमाम जगह दलित पुजारी बैठे हुए हैं, और वहां एक सिस्टम होता है पूजा पद्धति का। जो महर्षि वेद व्यास तो खुद स्वयं उसी समाज से आते थे, जिनके वेद सारे दुनिया में, देश में, विश्व में पढ़े जाते हैं। लखनऊ में हमारे दलित पुजारी बैठे हुए हैं। आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि मंदिरों में दलित पुजारी नहीं है? एक लेट मी कंप्लीट सर। दूसरी चीज होती है कि
पूजा पद्धति के लिए पुस्तकें हैं, पुराण हैं, वेद हैं, इनका अध्ययन जो कर लेगा, पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित एक उपाधि होती है। पंडित उपाधि किसी को मिल सकती है जो विद्वान हो। अगर आप पूजा पद्धति में, कर्मकांड में, पुराणों की, वेदों के जानकार हैं तो आप पंडित हैं। आप किसी मंदिर में बैठिए, कहीं भागवत कथा करिए, कौन रोक लेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी एक और चीज आती है, जो बात आप कह रहे थे, देखिए ऐसा है, 80 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे अगले 15 अगस्त में, आरक्षण व्यवस्था चल रही है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि गांव के अंदर और सुदूर बैक में जो आदमी बैठा हुआ है, दलित समाज से आता है, अति पिछड़े समाज से आता है, आदिवासी समाज से आता है, उसको आगे कब तक लाया जाएगा? कोई टारगेट सेट करने की आवश्यकता है अथवा नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज आपने एक और कही थी, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, विशेष रूप से आपने जो बात उल्लेखित की, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं कि दलित समाज में बहुत लोग पीछे हैं, आदिवासी समाज में बहुत सारे लोग पीछे हैं, और आपके पिछड़े वर्ग में भी बहुत सारे पीछे। कई ऐसे लोग हैं गांवों के अंदर, आप जाके देखिए, दिल्ली में आप आइए तो वहां पर जो शौचालय बने हुए हैं, बिंदेश्वरी पाठक जी स्वर्गीय चालू करके गए थे, वो सारे के सारे शौचालयों की सफाई से लेके व्यवस्थापन तक कौन कर रहा है? बिहार के ब्राह्मण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आज की स्थिति, रिक्शा चलाने वाले आपको 20 मिल जाएंगे इटावा के अंदर, जो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, पैडल रिक्शा चला रहे हैं, हर समाज के लोग हैं। गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, शक्ल देखकर नहीं आती, कोई भी हो सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, इस देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी मोदी जी ने बड़े जोर के डंके पीटे थे कि हम दलित समाज से राष्ट्रपति लेकर आए हैं रामनाथ कोविंद जी को। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। उस रिप्रेजेंटेशन का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए दलित समाज के व्यक्ति को मिला क्या? नहीं मिला है। आप राष्ट्रपति बन गए। ये पूछ रहे हैं कि ये आरक्षण से समानता कब तक आएगी? मतलब जो लास्ट तक, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ भी नहीं पा रहे, अभी भी उनकी स्थिति वैसे ही है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा अभी भी। देखिए, समानता जब तक नहीं आएगी, जब तक लोगों की सोच नहीं बदले। सोच का मतलब ये है, जैसे आज भी हायर अथॉरिटी टॉप पोस्ट पर, जैसे इस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 45, एक वाइस चांसलर है एससी का, ओनली 1। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओनली 3। तो क्योंकि सोच में आज भी परिवर्तन नहीं है। उच्च पदों पर, जैसे जहां से देश की पॉलिसी बनती है, नीति रीति बनती है, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवालय, जॉइंट सेक्रेटरी है, वहां पर अभी हमारा कोई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप डिफेंस की बात कर रहे हो, डिफेंस में हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो न तो डिफेंस में है, न हायर जुडिशरी में है, न हायर पोस्ट पर है, न वाइस चांसलर पोस्ट पर है। ये जो है हिस्सेदारी का मामला है, ये भागीदारी का मामला है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। आज भी यदि आप उनको उस पद पर नहीं पहुंचाओगे जहां से सिस्टम संचालित होता है, तब तक उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, चाहे आप मोस्ट बैकवर्ड को दे दो, चाहे मोस्ट शेड्यूल कास्ट को दे दो, वो नहीं आ पाएगा जब तक अच्छी सोच का, मानवतावादी सोच का व्यक्ति उस हायर पोस्ट पर नहीं बैठेगा। ये कह रहे हैं कि बड़े पदों पर आरक्षण होना चाहिए, और जैसे वाइस चांसलर हैं और बड़े पद हैं, उन पर पहले पहुंचाओ, तब फिर आरक्षण से कोई हल निकलेगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है, आरक्षण के लिए अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई जाता है आरक्षण से, तो वहां पे क्या होगा? आज की डेट में करप्शन कहाँ है? जब हम आरक्षण लेके जाते हैं, और आरक्षण का जो मुद्दा है देश के लिए, जब 40% और 33% का व्यक्ति जाएगा, तो वहां पे करप्शन नहीं होगी। ये कह रहे बड़े पदों पर पहले पहुंचाओ। मैं जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की। देखिए डॉक्टर साहब, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में बहन जी कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, और वो दलित समाज से आती हैं, और उनकी तो वोट बेस दलित समाज की राजनीति है। दलित उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, काफी काम किया, मैं तो तारीफ करता हूं उनकी। अब उनकी सरकार में और केंद्र में भी उनकी सरकार को समर्थन से चली है, पिछली बार भाजपा में भी रही, बावजूद इसके कितने बीसी उन्होंने बनवा दिए। देखिए, ऐसा बीसी की अपॉइंटमेंट करना केंद्र सरकार के अधीन होता है, राज्यपाल का विवेक दायित्व होता है प्रदेशों में। ये प्योरली पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। आज आरएसएस के सारे लोग बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बताइए। मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी मनोदशा से ग्रसित होकर नहीं बोलता हूँ, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ। आरएसएस के लोग बैठे हैं ना, तो उन्होंने अपनी मानसिकता को डेवलप किया।
क्योंकि इसमें कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती है, लिहाजा या जिसकी सरकार होती है वो अपनी मर्जी से पद बांटती है। इसी तरीके से देश के अंदर गवर्नर के पद सत्ताधारी दल होता है केंद्र का, वो सत्ताधारी दल की मर्जी से होते हैं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अब क्या होता है, मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, आपके समाज को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि आप उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और उससे निकल कर आप आगे आए, तो आप मेरे हिसाब से उस समाज के लिए रोल मॉडल हैं। ऐसे लोग जो उस समाज से निकल कर आए हैं, जिनके साथ हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं ना बराबरी से भाई साहब, तो मुझे फक्र होता है कि आप उस समाज के लिए रोल मॉडल हैं। आपके जैसा हर बच्चे को समाज जो आखिरी पायदान पर खड़ा है वो आपकी तरह विद्वान बने, तर्कशील बने, तार्किक बने। अब आप एक चीज देखिए, मैं वही कह रहा था ना कि आरक्षण केवल वोट तंत्र बनकर रह गया है। इस देश के अंदर आपने एक राष्ट्रपति बनाई, आपने बड़े ढिंढोरे पीटे के साथ, देखिए हम आदिवासी समाज से राष्ट्रपति ले आए। वही राष्ट्रपति किसी जमाने में उड़ीसा की सरकार में पर्यटन मंत्री हुआ करती थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सॉरी हुआ करती थी। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जब वो रही तो वो तो सक्षम दायरे में पहले ही आ गई थी, उससे पहले वो शायद टीचिंग लाइन में थी, तो वो स्वयं एक सक्षम परिवार में रही हैं। अब आपको अगर लाना है उनके राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज के लोगों का अगर कुछ दो पायदान भी आगे बढ़ते तो मैं गर्व करता कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ऐसे निर्णय आप कम से कम कुछ और बड़ी पोस्टों पर लीजिए ताकि वो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति आगे आ सके। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप देखिए, मैं जहां रहता हूं छहराए पर, एक व्यक्ति जो काम कर रहा था, अगर उनके यहाँ वो कारीगरी का काम था तो आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी वही करती हुई दिखाई दे रही। तो पीड़ा होती है हृदय में कि उनके लिए इतनी बढ़िया योजनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देकर गए इस देश के अंदर, उनकी हकमारी किसने की? क्या सवर्ण खा गए उनका हक? नहीं खाए। उनका हक अगर शिक्षा लेने में किसी ने खाया तो उनके समाज के सक्षम वर्ग ने खा लिया। उनका अगर नौकरी लेने में किसी ने हक खाया तो उनके समाज के सक्षम लोग खा गए। और अब मैं आपसे आह्वान करूंगा, मैं सुनना चाहता हूं आज आपके श्रीमुख से कि आप ये बात कहिए कि निश्चित तौर पर होना चाहिए कि हम जब आप ट्रेन में खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपको सीट मिल गई, अब जो दूसरा आदमी ट्रेन में खड़ा हुआ है उसको सीट दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है कि अपने बराबर में बैठा तो लें उसको। कम से ये कह रहे हैं कि दलित ही अब दलित का हक मार रहे हैं। अगर 100 पद हैं, 100 में अगर मान लो लग गया एक बार, तो अब उनको मौका, जो बैठ चुके हैं पहले से ही, अब उनके बच्चों को मौका है, अब वो छोड़े तभी तो बाकी के दलित आएंगे। ऐसे तो दलित कभी आ ही नहीं पाएंगे, नौकरी के अवसर वैसे ही कम होते चले जा रहे हैं, कैसे आएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, 3-3 मकान बने हुए हैं, परिवार में 3-3 नौकरियां हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर के उसका बेनिफिट लिया जा रहा है। तो पहले दुबे जी उसको कंट्रोल करें, और पहले, क्योंकि यहाँ दुबे जी उसको कंट्रोल कर लेंगे, आप अपना बताओ, दलित ही दलित का हक नहीं मार। देखिए दलित का हक हम इसलिए नहीं कह सकते, मैंने अभी आपसे एक बात, इसकी जो शर्तें हैं, हाँ, आरक्षण में लागू हो जाए तो अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ नहीं मिले। क्या कहा? अरे भाई, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में शर्तें हैं ना कि इतने एकड़ का जमीन नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा मकान नहीं होना चाहिए, इतनी आमदनी नहीं होनी चाहिए परिवार की, वही शर्तें इसमें लागू कर दो। क्या दिक्कत? ईडब्ल्यूएस की शर्तें इसमें लागू कर सकते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस है, जो SC ST का रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस है, क्योंकि उनके साथ जाति आधारित शोषण हुआ। जाति आधारित है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये उद्देश्य जो आरक्षण का था समानता लाने का, वो कब हो पाएगा? ऐसे तो जो संपन्न हो गए दलित, जिनको मौका मिल गया, वो फिर से दोबारा नौकरी उनके बच्चे कर लेंगे, उनके पास सब ट्यूशन भी है, सब चीजें मौके मौजूद है कोचिंग कराने के। जिसके नहीं है, जिसके पास मौके नहीं है, उसे फिर नहीं मिल पाएगा। जो संपन्न हो चुके हैं आरक्षण का लाभ लेके, वो फिर से वो कम्पीट कर पाएंगे क्या गरीब बच्चों से? देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं इसमें, कि आपको ऐसा लगता है कि कितने % दलित सक्षम हो गए। मैंने अभी आपको बताया कि अरे एक सुने, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, एक दलित संपन्न हो गया तो उसके बाद जो उसके मोहल्ले में दूसरा है वो मजदूरी अगर कर रहा है तो अब उसके बच्चे को हक नहीं मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके की बात लोग कर रहे हैं, ये एक परिवार को, एक समाज को लड़ाने वाला मैटर है कि इन्हें बांटो और लड़ाओ, ये लड़ाओ। क्योंकि ये फॉर्मूला पुराना है, डिवाइड एंड रूल वाला ये फॉर्मूला, एक मिनट तो जी, ये डिवाइड एंड रूल वाला पुराना फॉर्मूला है कि कोई समाज यदि संगठित होते हुए दिखता है तो उस समाज को कैसे बांटना और कैसे लड़ाना है कि ये संगठित न होने पाए। अभी हम आपको बताएं, ये हमारे अंदर का मैटर है, हमारे समाज का मैटर है,
उसे हम बैठ के निपटा लेंगे। पहले हम ये कह रहे हैं जितना हमारा हिस्सा बनता है उतना दे दो, ये तो सामाजिक न्याय है। तो कह रहे आप लोग ये ऐसी बातें करके हमारे समाज को भड़का रहे हो, बांट रहे हो। देखिए, ऐसा है, मैं इस पे कहना चाहूंगा, इसमें लड़ाने की बात कहाँ से हो गई? अगर कोई संपन्न व्यक्ति है, अगर वो एक व्यक्ति का हक मार रहा है, एक व्यक्ति का हक मार रहा है जो संपन्न है, आर्थिक रूप से मजबूत है, वो अगर उसको आर्थिक रूप से मजबूत है, तो क्या उसे आरक्षण की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। वैसे आपका जैसे कौन सा ओबीसी में आते हैं आप? हाँ, ओबीसी। ये ओबीसी में आके ऐसी बातें कर रहे हैं क्या? आरक्षण ये उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको बात तमाम ओबीसी के ऐसे लोग हैं, वो इतने भोले हैं कि आज भी वो बहकाने में आते हैं, बरगलाने में आते हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, तो वो ऐसी बात करेंगे ही। तो ये भोले बता रहे हैं आपको। देखिए, ऐसा है, आपको लगता होगा हम भोले हैं, अगर भोले बन के ही अगर हमें कोई चुन रहा है तो पीछे से हमारा समाज ही हो सकता है। और जो कहते हैं हम दलित हैं या अदर समाज से आते हैं, मेरा सिर्फ साफ क्लियर कहना है, आरक्षण आज की डेट में उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको वास्तविक में जरूरत है। जो संपन्न है उसे आरक्षण की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी समाज या धर्म से आता हो। एक और मांग उठती है कई बार कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए आरक्षण? देखिए, सर्विस सेक्टर का 94% प्राइवेट सेक्टर है, ओनली 6% गवर्नमेंट सेक्टर है। 94% प्राइवेट सेक्टर में अपना एक एग्जाम्पल दूं, मैं पहले पैराट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड में था, तो मैं प्राइवेट में गोदरेज में मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू मेरा जो है हुआ, उसमें सभी एक अनरिजर्व पोस्ट थी। अनरिजर्व पोस्ट पे मैंने जब इंटरव्यू दिया, मुझे एक्सपीरियंस था फील्ड का, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा लेटर टाइप हो रहा था। जीएम ने बाईकास पूछा कि आप कहाँ के? आप तो मैंने कही इगलास से हूँ, मेरा बर्थ प्लेस इगलास है, अलीगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वहाँ चौधरी जाट हो गया। हमने कहा मैं जाट नहीं हूँ, जाटब हूँ। अरे आपको तो रिजर्वेशन वैसे ही मिल जाएगा, और लेटर रुकवा दिया, मेरी नौकरी छुड़ गई। आप कह रहे हो देश में जाति बात नहीं, मैं अपना मैं प्राइवेट बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के मैं अपने प्राइवेट व्यक्ति के और आप सेलेक्ट हुए हो आप। हाँ, तो ये तो बिल्कुल अन्याय उस व्यक्ति ने किया, और इसके ऐसे अन्याय अगर किसी के साथ भी होता है, मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। ये अन्याय है, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। मैं फौरी बात नहीं कर रहा। एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप क्या मानते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए आरक्षण की? नहीं, मैं दो बातें कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आरक्षण के लिए कोई प्रावधान ना था, ना है, ना कभी होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाएंगे, देखिए वोट के लिए सरकारें कुछ भी बोलती रहे, राजनीतिक दल कुछ भी बोलते रहे, प्राइवेट सेक्टर में आप जिस दिन आरक्षण ले आएंगे, इस देश के अंदर जो कुछ इकोनॉमी बची खुची है ना, वो खत्म हो जाएगी, और आपके देश का इंडस्ट्री आपका देश छोड़ के बाहर चला जाएगा, निवेश करेगा, वहां रहने लगेगा। नागरिकता छोड़ दी लोगों ने भाई। 5 लाख से अधिक देश के लोग, जो कौन लोग थे, वो संपन्न लोग थे, वो देश छोड़ के चले गए। आपका क्यों चले गए? क्योंकि आप उनको एनवायरमेंट नहीं दे पाओगे और अपनी पॉलिसी थोपोगे तो नहीं चलेगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था ना निजी सेक्टर में आरक्षण का तमाशा, वापस लेना पड़ा ना उनको। देखिए, हम अगर इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं फैक्ट्री लगा के बैठा हूं, सरकार मुझे कोई मदद नहीं दे रही, सरकार को उल्टा रेवेन्यू जनरेट करके टैक्स के रूप में दे रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं लोगों को। हमारे यहाँ आरक्षण नहीं चलने वाला। अगर सरकार आरक्षण थोपेगी, हम फैक्ट्री बंद करना पसंद करेंगे। क्यों चलेंगे? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, ये कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग लगातार चल रही है ना? कोई जो प्राइवेट नौकरी, जैसा उन्होंने कहा कि मेरी प्राइवेट कंपनी है, मैं क्यों आरक्षण दूं किसी को? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण इसलिए नहीं होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देते हैं, तो अगर मैं अपना स्वयं का धन लगा रहा हूँ, यहाँ पे किसी यानी मान लीजिए टैक्स इकट्ठा करके या जीएसटी इकट्ठा करके उसने कंपनी नहीं खोली है। जो कोई पर्सनल अपनी कंपनी में वहां पे आरक्षण प्राप्त कराएगा किसी को, वो ये कह रहे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैक्ट्री खोली, अब मेरी मर्जी है, मैं आरक्षण दूं ना दूं, क्यों दूंगा? मैं आपको बताऊं, पैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति का, या फिर जो भी इन्वेस्टर हैं उसमें कोई भी जाति का व्यक्ति इन्वेस्टर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। ये नहीं कह सकता कि मेरा अकेले का पैसा है। कोई भी ऐसी कंपनी बता दो कि कोई कह देगा मेरा अकेले का पैसा है। इन्वेस्टर होते हैं सब। संस्थापक तो कोई एक ही होता है ना, बाकी वो पैसा उठाता है। हाँ, संस्थापक एक हो सकता है, इन्वेस्टर किसी भी जाति का हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, वो जो कंपनी, कारखाना, फैक्ट्री, कोई भी कुछ चल रहा है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चलता है। यदि वो गवर्नमेंट रूलिंग को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी कंपनी, उसकी फैक्ट्री, उसका कारखाना बंद कर दिया जाएगा। वो बंद करते हो, उसमें सुनो, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली है। गवर्नमेंट पॉलिसी में रिजर्वेशन पॉलिसी भी आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि उसमें अयोग्य लोग पहुंच जाएंगे, मैं कब चाहता हूं अयोग्य लोग,
अरे भाई, जिस पद पर उसको भर्ती करनी होगी तो उसमें योग्य जाएगा, चाहे एससी का जाए, चाहे ओबीसी का, चाहे जनरल का। जब योग्य लोग जाएंगे, और मैं तो ये भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई ओबीसी या सवर्ण से कोई एससी वो हो। मैं तो ये कहना चाहता हूं कभी ओबीसी भी सवर्ण से ज्यादा क्वालिफाइड और योग्य हो सकता है, कोई एससी वाला भी उससे ज्यादा योग्य और क्वालिफाई हो सकता है, और होते भी हैं। तो हम तो जब योग्य ही जाएगा, आपने कहा कि सब योग्य ही जाएंगे उसमें, तो फिर आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण मतलब कि जबरदस्ती की आरक्षण लगाओ ही लगाओ। इसीलिए मैंने अभी आपको अपना एग्जाम्पल बताया। मेरा मैं उसके अंदर बेस्ट था, मैं बेस्ट था, और मैं बेस्ट था तो मेरा चयन हो गया। मेरी जाति पूछी तो मेरा चयन रुक गया। इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। नहीं, सुनिए, और कारण है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने जो बताया इनके साथ हुआ, सिंपल सी, जो आपने कहा कि मैं तो फैक्ट्री बंद कर दूंगा, तो क्वालिटी और वर्सेस आरक्षण, आप इस पे क्या, क्वालिटी से समझौता किया जा सकता है? असंभव है। आप एक चीज देखिए, हमारे बाद आजाद हुए देश, उनमें आरक्षण नहीं है। वो कहां से कहां पहुंच गए, वो छोटे छोटे देश हैं, और हम कहां पक्के कहां खड़े हैं। दूसरी चीज आती है, अब चाइना हमारा कंपटीटर है, हमसे बहुत बुरी हालत में था, उसकी जनसंख्या बहुत थी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। आज वो कहां है और हम कहां हैं? कारण क्या है कि हमने अपनी पॉलिसीज को, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, हमने अपनी पॉलिसीज को केवल वोट लेने तक सीमित रखा। हमने राष्ट्र हित को सोचा ही नहीं है। सरकार है चाहे किसी की आई हो गई हो आजादी के बाद से अब तक, किसी ने वोट तंत्र से हटकर कोई प्लानिंग ही नहीं की। अब एक चीज और आती है डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर विषय है ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि तमाम न्यायालयों में, चूंकि इस प्रोफेशन में हूं, हम लोग देखते हैं कि एससी एसटी एक्ट के मुकदमे जो लगते हैं, उनका परसेंटेज 2%, 1% है जो जेन्युइन मुकदमे हैं, उनको सजा होनी चाहिए, हो भी रही है कन्विक्शन। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग होता है। अब आप एक चीज गंभीरता समझिए मेरी, और ये अपने समाज को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। इस एक्ट से क्या दलित समाज को वास्तव में लाभ मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, अब आप एक चीज और समझना कि एक व्यक्ति है, ये फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। अब इन्होंने फैक्ट्री लगा ली, मैनेजमेंट में मैनेजर आपके भी समाज के हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी, हर चीज के। देखिए, जो टेक्नीशियन, अगर मशीन मैन मेरा है, वो किसी समाज से आता हो, मशीन मैन तो टेक्नीशियन है, उसके बिना हम कहेंगे नहीं साहब इसमें ये नहीं, इनको बैठा लेंगे। क्यों बैठा लेंगे भाई? ये चला ही नहीं पाएंगे, उस मशीन की मार देंगे। तो हमें तो वो आदमी चाहिए। एससी एसटी एक ही बात कर रहे थे। एक लाइन, अब आप एक चीज समझिए, बहुत गंभीर विषय बोल रहा हूं आपको, कि एक फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए आपने कहा कि आरक्षण तो छोड़ दीजिए, कि दलित समाज के व्यक्ति को मैनेजर बना दिया, ले लियो, और ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं। अब मैनेजर साहब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, प्राइवेट कंपनी 1 मिनट में लेटर जारी करके सैक कर देती है, निकाल देती है। ये परंपरा रही है प्राइवेट सेक्टर में। कोई नोटिस 3 महीने का देने का है, निकलती है 1 महीने की सैलरी आपको देंगे, पे करेंगे, बाहर कर देंगे। नोटिस पीरियड होता है ना 1 महीने का, 2 महीने का होगा, 3 महीने को 3 महीने की सैलरी देगा, बाहर कर देगा। अब क्या होता है, अब मैनेजर साहब कहते हैं कि मैं दलित हूं, मेरा उत्पीड़न किया, मैं तो एससी एसटी के मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लोग भी अब डरने लगे हैं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इस एक्ट का जो मिसयूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के दलित समाज के लोगों का नुकसान कर रहा है। इसके लिए आप लोगों को एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, दुरुपयोग तमाम कानून का होता है, कितने % हो रहा है ये बात मायने रखती है। मैं आपको इसके एससी एसटी एक्ट के बारे में बता दूं कि ये न, इसका वो लोग जो विरोध करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप लोग ये चाहते हो कि हम मारे भी और रोने भी न दें। हम अपनी सोच बदल दें कि हम किसी को सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, तो कोई बेवजह हमें क्यों परेशान करेगा, क्यों हमारे ऊपर एक्ट लगाएगा। दुरुपयोग कहाँ होता है, जो मेरा अनुभव है, दुबे जी का अपना अनुभव हो सकता है। जैसे दुबे जी के यहाँ कोई नौकर है, और शुक्ला जी के यहाँ कोई नौकर है। दुबे जी से उनका कोई आपस में कॉम्पिटिशन है, आपसी, जो दबंग लोग हैं उनका ऐसे समझ लो कि आपसी कोई कंपटीशन है। उसके यहाँ कोई नौकर है, वो उससे कोई राजनीतिक खुंदस निकालना चाहता है, तो उसने अपने उस कमजोर व्यक्ति का उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। वहां दुरुपयोग हो रहा है, तो दुरुपयोग कराने वाला है कौन? आप नहीं, ऐसा जरूरी थोड़े कि कोई करवाए दुरुपयोग। कई बार ऐसा भी होता है कि आपस में पर्सनल होता है। ये भी बात सही है जो आपने कहा, दुरुपयोग करवाया जाता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार कि अगर कोई बात नहीं मानी, आपस में 2 लोगों में हो गई बात, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लगा देंगे एससी एसटी एक्ट। तो ये भी तो है। मैं आपको बताऊं, किसी कमजोर की इतनी हिम्मत नहीं है, उस गांव में उसे यदि रहना है तो किसी दबंग और प्रभावशाली के खिलाफ झूठा मुकदमा कर दे। मैं गारंटी देता हूं, मेरा सामाजिक जीवन है 50 साल से ज्यादा का,
ये एक आखिरी सवाल जो बीच का रास्ता इसको कह सकते हैं कि आरक्षण में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिसमें किसी सुधार की परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है। बस एक यही सवाल, हाँ या ना में आप तीनों लोग बताना कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूरी है या नहीं है, केवल हाँ ना में। मैं एक लाइन में बोलूंगा, जी। बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए और इसमें ईडब्ल्यूएस वाली शर्तें लागू हो जाएंगे, अंतिम दलित तक, अंतिम पिछड़े तक, अंतिम आदिवासी तक उसको हक मिल जाएगा। आरक्षण में थोड़ी बहुत भी कहीं परिवर्तन की या कुछ सुधार की, कुछ बदलाव की गुंजाइश है? बदलाव की ये आवश्यकता है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी पहले उसे सुनिश्चित करा दी जाए। इस बात का आकलन हो जाए कि आज तक भी देश आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, आज तक केवल 4 और 8% पे ही क्यों अटका हुआ है मामला? वो सैचुरेट क्यों नहीं हो रहा है? जितना संवैधानिक प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली क्यों नहीं समाज सैचुरेट हो रहा है? कोई सुधार की जरूरत नहीं है? सुधार की ये जरूरत है। मैं बता रहा हूं आपको कि उनका पहले जितना है संवैधानिक उतना तो दे दो। ठीक है, ये आप बताइए, कोई सुधार की जरूरत है? मैं भी चाहूंगा आरक्षण के समीक्षा होनी चाहिए और चाहूंगा अंतिम पायदान पर बैठा जिसको वास्तव में जरूरत है आरक्षण की, उसे आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आरक्षण वही लोग लेते रहे जो आज की डेट में आरक्षण के योग्य नहीं है। जिनको वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनको आरक्षण की आज की डेट में जरूरत नहीं है, वो चाहे किसी भी वर्ग और किसी जाति से आते हो। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब कोई समाज की सेवा के लिए खड़ा होता है तो वो कोई जाति नहीं होता है, वो कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ एक मानवता का रूप होता है। एक सेकंड बस ये बता दो, रियल में ये पूरा कंक्लूजन में एक लाइन में ये कह दूं कि आरक्षण गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ आधारित प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए कोई इस आर्थिक आधार पर सामाजिक बराबरी लाने का, हाँ, ये सामाजिक बराबरी लाने के लिए एक अवसर है। इसीलिए उस पर आधार इकोनॉमिक बेस नहीं है, इकोनॉमिक बेस नहीं है, कास्ट बेस हरासमेंट के आधार पर जिन लोगों को पीछे धकेल दिया गया था उनको विशेष अवसर दे करके मुख्य धारा में जोड़ने का एक। दलितों में भी तो कई जातियां होती हैं, उसमें भी हमने सुना है कि वो भी आपस में शादियां नहीं करते या एक दूसरे का जो नहीं करते हैं। जाति गोत्र है? नहीं, वो गोत्र नहीं, बाईकास्ट ही होती है और आपस में होती भी है, कम होती है। मैंने आपसे एक बात कही, सोच बदलने की जरूरत है, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसे संवैधानिक केवल कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिएंटेड सोच डेवलप करने की जरूरत है, उसे मानवतावादी सोच विकसित करने की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ये रही डिबेट आपके सामने रही। बस मेरा जो मानना, मेरा जो व्यू है वो ये है कि जाति है कि जाति नहीं, ना जाति कभी खत्म होगी और इसी बेस पर ना आरक्षण कभी खत्म होगा देश में और ना ही समस्याएं कभी खत्म होंगी। हर किसी का अपना अपना मत है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जितने नेता, सबसे लास्ट में बात आती है राजनीति पर, राष्ट्रपति हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सांसद, विधायक लगातार बनते जा रहे हैं। बस दिक्कत वहीं पे आ रही है कि अभी भी दुख इस बात का है कि अभी भी गाँव में, छोटे कस्बे, शहरों में दलित अभी भी है, परेशान है, उनके पास मौके नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है। तो सोचने की जरूरत ये है कि आरक्षण किस दिशा में जा रहा है, सही जा रहा है तो चलने दीजिए और नहीं जा रहा है तो फिर परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे सारे गेस्ट नवीन दुबे जी और हमारे एमपी सिंह सर और साथ ही साथ हरीश राजपूत जी और हमारे जो डिजिटल पार्टनर एडवेज, जिनकी कृपा से ये सब चल रहा है मामला, है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इटावा में कुछ नया किया जाए और साथ ही हम लोग एकलव्य स्टडी सर्किल में, हाँ, एटलीस्ट के लिए तालियां, और एकलव्य शूटिंग एकेडमी में हम लोग बैठे हुए हैं और रूल लाइफ हर्बल ये हमारे जो स्पॉन्सर हैं, आज वो है नहीं, तो आप सभी का धन्यवाद, उनकी तरफ से भी धन्यवाद, हम सभी मेरी तरफ से धन्यवाद कि उनके इस कार्यक्रम में जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए मैं बड़ा प्रभावित हूँ, बाद में देखूंगा अभी आपसे और लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि रियल लाइफ ने बहुत अच्छे उत्पाद बनाए हैं और निश्चित तौर पर लोगों को एक बार इस्तेमाल इसका हम आपको इसका रूल लाइफ के हम लिंक अपने डिबेट में डाल देंगे।